विद्यार्थी लोग, आज हम लोग फिर लेसन 2 से जो है पार्ट 3 पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि हम कहबे किए हैं कि हर लेसन को पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाएंगे। तो इसमें आज की भी पढ़ाई है 12वीं क्लास बायो के लिए लेसन 2 का पार्ट 3 पढ़ाई चल रहा था परागकण के बारे में। इस लेसन में हम लोग परागकण की पढ़ाई को क्लियर करेंगे। तब फिर इसके बाद अगले जो पार्ट रहेगा लेसन 2 का, उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे किसके, जायान के बारे में, यानी स्त्री केसर के बारे में डिटेल से। जैसे आज के लिए पढ़ाई रहेगा, दिया गया है फर्स्ट नंबर परागकण से एलर्जी। परागकण के संबंध में ये सब जो 4 सवाल दिए गए हैं, ये वास्तव में लघु त्रिय को अच्छी तरह से निर्माण करते हैं, परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। चारों को ध्यान से सुनो और याद करिए पूरा वीडियो देखकर। जैसे फर्स्ट में परागकण से एलर्जी। एलर्जी एक प्रकार के रोग का नाम है। जब मनुष्य या कोई प्राणी या कोई वनस्पति उसे जब विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो उनका हानिकारक असर जब बॉडी पर पड़ता है, तब उसी को हम एलर्जी कहते हैं। जैसे मान लिया कि ठंडे, अब ठंडे के बाद गर्मी का मौसम आएगा, तो अभी बॉडी हमारा जो है या किसी प्राणी का, किसी वनस्पतियों का ठंडे में जीने के लायक अपने आप को एडजस्ट कर चुका है। इसे कहेंगे हम टेम्पोररी एडेप्टेशन। लेकिन बात यह है कि जब गर्मी आती है तो गर्मी का असर इस बॉडी पर पड़ने लगता है, और शरीर, किसी का शरीर हो, उस गर्मी के लायक बनाने में कुछ टाइम लगता है। तब तक गर्मी कुछ न कुछ असर कर देगा बॉडी पर। इसी को एलर्जी कहते हैं। उसी प्रकार से एलर्जी में हम पढ़ाएंगे आगे, रोग भी है, प्राकृतिक एलर्जी, कृत्रिम एलर्जी। एलर्जी के कई रूप होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर रोग विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्या चीज का, यहाँ परागकण से एलर्जी। जैसे कुछ पौधे के परागकण, जैसे दूब है, पार्थेनियम घास है, या यूकेलिप्टस पेड़ है, यूकेलिप्टस या देवदार है, इनके परागकण कुछ जहरीले होते हैं। नाक श्वसन तंत्र में जाते हैं, जब हवा से उड़कर, परागकण तो हवा में उड़बे करेंगे, हल्का होते हैं। तो इस प्रकार से जब नाक में जाते हैं जंतुओं के या मनुष्य के, तो नेजल पॉइंट, अंदर जाकर के नेजल पॉइंट पर वह चिपक जाते हैं। चिपक जाने के कारण दमा, खांसी, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस जैसे रोग का जन्म होता है। फेफड़े संबंधी भी रोग होते हैं। दमा क्या है, फेफड़े संबंधी रोग है। तो श्वसन तंत्र की बीमारियों का जन्म देते हैं कौन, परागकण। कभी सबका परागकण नहीं, जो नाम बोले उसी का परागकण। या इसके अलावा धतूरा, पार्थेनियम, एकवन मदार के भी परागकण एलर्जी युक्त होते हैं। ये तरह तरह के रोग फैलाने की क्षमता रखते हैं। जैसे परागकण से प्राप्त जो उत्पन्न रोग हुआ, उसे हम परागकण से उत्पन्न एलर्जी कहेंगे। यानी सम डिजीज काउज्ड बाय पोलन ग्रेन्स एलर्जी बनाता है, तो इसे कहते हैं हम परागकण से उत्पन्न रोग एलर्जी। तो इसे बचने के लिए वही जो मास्क वगैरह लोग लगा रहे हैं, उससे परागकण छन जाता है, उस पर तेज हवा में मास्क लगाना अनिवार्य हो जाता है। यही सब परागकण से बचने का उपाय है। कभी कभी देखते हैं कि गाय भैंस चल रहे हैं, भेड़ बकरियां चलते चलते खांसने लगती है। दूब या हानिकारक पौधों के परागकण नाक में चला जाता है, और इस तरह से खांसी उत्पन्न होती है। वो एलर्जी ही हुआ, एक बार परागकण से उत्पन्न एलर्जी, एनर्जी नहीं, एलर्जी। सेकंड में आते हैं परागकण का उपयोग, यूज ऑफ पोलन। परागकण का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है। परागकण वैसे खास करके विटामिन बी, खास करके ऐसे सब विटामिन होता है, लेकिन विटामिन बी ज्यादा है। खासकर मिनरल्स, जिसे हम खनिज कहते हैं, लवण या फिर प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, सोर्स हैं। और इनका मानव आधुनिक युग में क्या करता है, इनका उपयोग कर रहे हैं किस क्षेत्र में, विटामिन का कैप्सूल, सिरप, टेबलेट बनाने में, या एनर्जी वाली कैप्सूल खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, उसका भी निर्माण इसी से होता है। ऐसा नहीं, दवाइयों से भी होता है, इसका भी उपयोग इसमें किया जाता है। मधुमक्खियां परागकण से रस चूसकर मधु यानी शहद का निर्माण करते हैं। ये सब हुआ, आपको परागकण का यूज हुआ, उपयोग हुआ। परागकण इस तरह से उपयोगी होते हैं। तो परागकण का उपयोग हम दैनिक जीवन में कुछ हानिकारक पौधों को छोड़कर
बाकी पौधे के परागकण का उपयोग विटामिन के सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, अनेक प्रकार की कमजोरियों को दूर करने की दवाइयां बनाने में किया जा रहा है। इसे कहते हैं परागकण का उपयोग। परागकण में सभी प्रकार के मिनरल्स, विटामिन बी, प्रोटीन भारी मात्रा में मौजूद होते हैं, इसलिए आहार के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। भी सवाल में 12वीं के एनुअल में पूछता रहता है बराबर, इसलिए आप इसको देख करके याद कर लीजिए। सुनना है, याद कर लेना है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा तो सुनिए कि याद हो जाएगा। नंबर 3, परागकण का जीवन काल, लाइफ टाइम। इसका एज क्या होता है? अब इस पर सवाल आ जाएगा तो क्या उत्तर देंगे? परीक्षा में पूछ दिया कि परागकण के जीवन काल पर टिप्पणी लिखे, 3 अंक। तो पढ़ले रहेंगे तब में टिप्पणी लिखाएगा, इसलिए पढ़िए, सुनिए, अब याद करिए। उत्तर में ही बोलना है, यही लिखना है, यही याद करना है कि परागकण यानी जब तक वह किसी भी वायु, कीट, हवा, जल, जानवर के द्वारा उसी के माध्यम से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाकर अंकुरते हैं उस पर, तो कहने का मतलब यही है कि जीवन काल का अर्थ क्या होता है। किसी भी परागकण का जीवन काल का तात्पर्य है कि वह परागकण भ्रूण कोष तक नर युग्मकों को निषेचन क्रिया करवाने तक भेज सके। वहां तक यदि यह काम का सुलभता पूर्वक करे तो वह जीवन काल कहलाता है। लेकिन यह काम नहीं कर पाए, सूख गया, तो जीवन काल समाप्त माना जाएगा। परागन निषेचन तक की क्रिया में भाग लेने की क्षमता हो, वहां तक की समय उनका जीवन काल कहलाता है। अब यह भी बात है कि संसार में वनस्पतियों की तो कई ग्रुप हैं, छोटे बड़े शाकीय अनेक तरह के लताएं। सबके परागकण का लाइफ टाइम एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण में लेते हैं धान, गेहूं, पार्थेनियम, बाजरा, ज्वार, दूब, मोथा, मरेन, चौलाई, इन सब के परागकण का जीवन काल 30 मिनट तक ही होता है, औसतन 30 मिनट्स। जिसके बाद ये अपने परागन निषेचन करने की क्रिया को खो देते हैं। फिर ये वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, समाप्त हो गए। परंतु ये सूर्यमुखी कुल के पौधे में आते हैं। वैसे कुल के वनस्पतियों में परागकण का जो एज होता है वह एज खास करके अब वो 3 घंटे तक सूर्यमुखी कुल वाला में होता है, 3 घंटे तक। लेकिन अगर हम आगे बात करते हैं जैसे सोलेनेसी कुल, आलू वगैरह आता है उस कुल में, क्रूसीफेर या ब्रेसिकेसी कुल जिसमें सरसों, राई, बंदा गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी आते हैं, इनके परागकण जो है 1 से 3 माह तक जीवित रह सकते हैं, परागन निषेचन करने की क्षमता रखते हैं। अब इसी प्रकार से बरगद, पीपल, पाकड़, जामुन, ये सबके परागकण अगर उचित वातावरण में रखे जाएं बिना कोई टेक्नोलॉजी के, तो ये 6 माह तक जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। तो अलग अलग वनस्पतियों के परागकण का उम्र अलग अलग होता है। कुछ मिनट से लेकर कुछ महीनों तक इनकी जीवन काल होता है। परागन निषेचन की क्रिया में भाग ले सकते हैं, अन्यथा समय गुजर जाने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इनका उम्र कोई गारंटेड नहीं होता। लू चल रहा है ज्यादा, गर्मी पड़ रही है ज्यादा, तो विषम परिस्थितियों में ये अपने निर्धारित समय से पहले ही अपना जीवन काल खो देते हैं। यह भी बात है कि जीवन काल किसी भी स्थिति में इतना दिन रखेंगे यह कोई गारंटेड नहीं होता। यह उस समय के मौसम, जलवायु पर भी निर्भर करता है। इसे कहते हैं हम जीवन काल किनका? परागकण का। चौथा सवाल आपके सामने है, परागकण का भंडारण, स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। स्टोरेज मैंने जमा करना, भंडारण करना, इकट्ठा करना। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा कर रहे हैं और उनका उपयोग एक देश से दूसरे देश में परागकण को भेजने में किया जाता है। क्यों भेजते हैं? दवा बनाने के लिए, विटामिन बनाने के लिए, हेल्थ मेडिसिन बनाने के लिए, या फिर दूसरे पौधे में पर परागन, स्वपरागन जैसी क्रिया का खोज या आविष्कार या टेस्ट करने के लिए। एक देश का पौधे के परागकण दूसरे देश में आयात निर्यात किए जा रहे हैं, तो ये लोग पराग बैंक बना दिए। पराग बैंक बना चुके हैं।
और उनके द्वारा जो है परागकण का ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा सिस्टम है आधुनिक में कि इस सिस्टम के द्वारा भी हम परागकण को काफी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मान लिया कि अगर लिक्विड नाइट्रोजन हो, लिक्विड नाइट्रोजन का घोल हो, ताप कर देंगे -196 °C। अब इतना पर पोलेन ग्रेन्स को रखा जाए तो अपने निर्धारित समय जो दिया गया है इनसे कुछ मिनट ज्यादा ही जी पाएंगे, कुछ ही मिनट ज्यादा ही जी पाएंगे। ऐसा मतलब नहीं कि हम इनको आधुनिक तरीके से भंडारण करेंगे तो जब मन तब सालों 10 साल तक जीवित रहेगा, ऐसा बात नहीं है। कितनों व्यवस्था देने के बाद एक निर्धारित समय से कुछ मिनट ज्यादा लाइफ बढ़ाया जा सकता है। तो इसे कहते हैं परागकणों का भंडारण करते हैं और जरूरी के अनुसार हम कहीं भी इनका आयात निर्यात कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्टोरेज ऑफ पोलेन ग्रेन्स। अब इसके बाद एक चीज और है, इनके भंडारण का दूसरा तरीका है टिश्यू कल्चर के द्वारा। उत्तक संवर्धन घोल में भी डालने के बाद सारा पोषक वातावरण इनको मिल जाता है और ये काफी समय तक उसमें जीवित रहने की क्षमता रखते हैं, काफी समय तक जीवित रखने की क्षमता रखेंगे। तो इसे हम कहेंगे परागकण का भंडारण। लेकिन भंडारण हम आधुनिक तरीके से किए, जैसे टिश्यू कल्चर का उपयोग, -196 º C का उपयोग, लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग, जिसे तरल नाइट्रोजन कहते हैं, उपयोग तो कर लिए। लेकिन इनका ऐसा नहीं है कि इनकी एज को हम अथाह समय के लिए बढ़ा सकते हैं, ऐसा बात नहीं रहता है। इनकी एज को हम एक जितना निर्धारित दिया गया है हर वनस्पति के ग्रुप के अनुसार, जो भी बताए किस वनस्पति के परागकण का एज लगभग कितना होता है, उसी में से थोड़ा बहुत एज कुछ मिनटों में बढ़ाया जा सकता है। इसका अर्थ नहीं कि हम उसके एज को दुगना चौगुना लागू कर सके। अब मानवीय का उदाहरण लेते हैं तो मनुष्य को कितनों संतुलित आहार मिले, कितनों व्यवस्था मिले, फिर भी जो है कितनों व्यवस्था मिलने के बाद वह इसका ऐसा नहीं कि कोई आदमी 1000 साल तक जिएगा, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। कलयुग में तो ऐसे भी एज घट रहे हैं रात दिन। तो इसका अर्थ नहीं कि 500 वर्ष दी जाएगा, कितनों व्यवस्था दीजिएगा, कितनों खान पान दीजिएगा, कितनों सुरक्षा चिकित्सा के अंडर में रखा जाए तो आदमी 1000 साल नहीं जी सकता, 500 वर्ष नहीं जी सकता। उसी प्रकार से हाँ थोड़ा बहुत अंतर किया जा सकता है उनके स्वास्थ्य पर, निरोग रहने के लिए, जितना दिन जिए निरोग रहे, कुछ 10-5 वर्ष उम्र बढ़ जाएगा, इतना तक कर सकते हैं। अमर नहीं बनाया जा सकता। ऐसा करने के लिए तो आप देखबे करते हैं कि रामायण महाभारत से लेकर के उपनिषद पुराण सब में दिया गया है कि बहुत सारे देवता दानव, खास करके देवता तो अमर माने जाते हैं, दानव भी अमरत्व को प्राप्त करने की कोशिश किए हैं, लेकिन ऐसा हुआ किसी के साथ नहीं। उसी प्रकार से हम ये सब सिस्टम लगा करके हम लोग कुछ मिनट तक परागकण केज को बढ़ा सकते हैं, देश विदेश भेज सकते हैं या उनसे मंगा सकते हैं, क्रॉस प्रजनन के टेस्ट करने के लिए, अन्वेषण खोज करने के लिए, या फिर तरह तरह की हेल्थ केयर मेडिसिन बनाने के लिए। ये आपको 4 सवाल आपके सामने है, ये 4 परीक्षा में पूछता है। अगले टॉपिक में पार्ट में हम लोग अब आ जाएंगे स्त्री केसर अर्थात उनके झुंड जायांग का वर्णन। ये तो पुंकेसर और पुमंग का वर्णन हुआ, पुंकेसरों के झुंड पुमंग का या पुंकेसर का। इस प्रकार से यहां तक के लिए ये परागकण हुआ। अब इसके बाद स्त्री केसर की पढ़ाई चलेगा। तो परागकण आप याद रखिए कि एंथर के परिपक्व होकर फटने के साथ ही बाहर निकलते हैं, जिसे हम परागकोश कहते हैं। अब बताइए दिए हैं कि परागकोश के नीचे स्टामेन है, स्टामेन पूरा नाम हुआ, नीचे फिलामेंट है। अब कई पुंकेसर मिलके पुमंग बनाते हैं, आप पुमंग के एक रूप को पुंकेसर बोलेंगे। तो इसी प्रकार से पुंकेसर स्टामेन हुआ। और अब हम आगे स्त्री केसर की बात करेंगे। अब स्त्री केसर के भी 3 भाग है, या सारे उसमें जुड़े हुए सारी जानकारी दिया जाएगा, क्योंकि उसको हम स्त्री केसर कहेंगे। लेकिन स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं, गाइनो जोड़ इसियम गाइनिसियम। तो गाइनिसियम में से एक ले लेंगे, एक गाइनिसियम को लेंगे। गाइनिसियम कई स्त्री केसर का समूह है, उनमें से एक को निकालेंगे तो स्त्री केसर कहलाया। और उनके कई झुंड, स्त्री केसर के कई झुंड को, कई संख्या को जायांग बोलेंगे।
तो स्त्री केसर लेंगे। अब स्त्री केसर को हम लोग 3 पार्ट में बांटकर अध्ययन करेंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्त्री केसर संबंधी बातों का जिक्र हम अगले पार्ट में देंगे। ये हुआ पुरुष जन्म पौधों का, और स्त्री केसर की पढ़ाई करेंगे फीमेल ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट। ठीक है, देखते रहिए और आप याद करते रहिए।